मैं अंकित चौहान अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हमने न्यू टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था ह्यूमन डिजीज़, और उस ह्यूमन डिजीज़ को हमने डिस्कस किया था कि जो ह्यूमन डिजीज़ होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, यानी उसको 3 कैटेगरी में बांटा था। वैसे होते 2 प्रकार के हैं, जन्मजात और उपार्जित, लेकिन हमने उसकी 3 कैटेगरियाँ बनाई थी कि जो जन्मजात होते हैं उनको आनुवंशिक रोग भी कहते हैं। आनुवंशिक रोग भ्रूणीय अवस्था के दौरान संतान में उपस्थित होते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, और ये गुणसूत्र में विकार के कारण उत्पन्न होते हैं। और फिर हमने उपार्जित लक्षण को 2 भागों में बांटा था। उपार्जित रोग जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संक्रामक और एक होता है असंक्रामक। यानी आपके पास कितनी कैटेगरी आ गई थी? 3 कैटेगरी आ गई थी ह्यूमन डिजीज की। कौन कौन सी? आनुवंशिक, संक्रामक और असंक्रामक। क्लियर? फिर हमने आनुवंशिक रोग को डिस्कस किया था। आनुवंशिक रोग में मैंने बताया कि ये जन्मजात रोग होते हैं, गुणसूत्र का खेल होता है। गुणसूत्र में विकार के कारण आनुवंशिक रोग शिशु के भ्रूणीय अवस्था के दौरान माता पिता द्वारा उसको प्राप्त हो जाते हैं, बताया था मैंने। और नर में और मादा में गुणसूत्रों की संख्या बताई थी मैंने। मनुष्य में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से अलिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र के बारे में बताया था। ये कल के वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने आनुवंशिक रोग को डिस्कस किया था, उसके 6 प्रकार यानी उसके 6 प्रकार हमने डिस्कस किए थे, जिसमें से 2 प्रकार के बारे में आपको बता चुका हूं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वापस आनुवंशिक रोग के सभी प्रकारों को समझाऊंगा, जिससे अगर कल आपको अगर कोई डाउट हुआ है तो वो क्लियर हो जाए। तो अब हम पढ़ेंगे आनुवंशिक रोग के प्रकार। वैसे कल बता चुका हूं कि कितने प्रकार होते हैं, और इसके 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार के आनुवंशिक रोग होते हैं, और एक टर्म होती है वो आगे बताऊंगा मैं आपको। तो ध्यान से समझना आनुवंशिक रोग के प्रकार। आनुवंशिक रोग के प्रकार यानी कितने प्रकार के आनुवंशिक रोग हो सकते हैं। तो देखो, मैंने जस्ट फर्स्ट कौन सा बताया था? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। सेकेंड पटाऊ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्लीन फैटर्स सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, और 6 था क्राई डू चैट सिंड्रोम। ये 6 प्रकार के आनुवंशिक रोग थे। तो ध्यान से समझना। देखो, इसमें सब में कॉमन वर्ड है सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है लक्षण, यानी इन बीमारियों के कारण, इन रोग के कारण ह्यूमन में जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं उनका टर्म होता है सिंड्रोम। उसे क्या कहा जाता है? सिंड्रोम कहा जाता है। समझ में आ गया? यानी ये जो रोग है, इन रोग के कारण ह्यूमन में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो लक्षण क्या कहलाते हैं? सिंड्रोम कहलाते हैं। समझ में आ गया? तो आपको अगर सिंड्रोम टर्म पूछे तो सिंड्रोम टर्म होती है लक्षण। ठीक है? क्लियर? अब आगे देखिए, अब हम एक एक सिंड्रोम पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको डाउन और पटाऊ एडवर्ड के बारे में बता चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में हम पुनः इन 6 रोगों को पढ़ेंगे। ध्यान से समझना, ये 6 रोग किस तरह, इनमें किस तरह गुणसूत्रों का विकार होता है, किस तरह ये ह्यूमन में उपस्थित होते हैं, किस कारण उपस्थित होते हैं, कौन कौन से लक्षण प्रदर्शित करते हैं, इन सब के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से समझना। फर्स्ट सिंड्रोम है आपका डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम।
तो देखो इसको हिंदी में लिख देता हूं जिससे आपको आसानी होगी। डाउन सिंड्रोम। ओके, अब देखो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है, आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि आपको पता है कि मनुष्य में बताया था मैंने नेक्स्ट वीडियो में, मनुष्य में टोटल कितने जोड़े क्रोमोसोम के होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र के उपस्थित होते हैं। क्लियर? आपको पता है कि मनुष्य में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़े गुणसूत्र मनुष्य में उपस्थित होते हैं। और प्रत्येक जोड़े में कितने गुणसूत्र होते हैं? 2, है ना। 46 है और 23 है। 23 का मतलब क्या हो गया? 23 × 2, तो टोटल कितने हो गए? 46। इसका मतलब एक जोड़े में कितने गुणसूत्र उपस्थित है? 2 गुणसूत्र उपस्थित है। तो मैंने बताया था मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र के उपस्थित होते हैं। तो डाउन सिंड्रोम कब होता है? कौन से गुणसूत्र में विकार के कारण उत्पन्न होता है? तो ध्यान से समझना। डाउन सिंड्रोम 21वां जोड़ा। कौन सा जोड़ा? 21वां जोड़ा। इसमें क्या होता है? 21वें जोड़े में 2 गुणसूत्र होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। प्रत्येक जोड़े में कितने गुणसूत्र? 2 गुणसूत्र होते हैं। तो इसमें क्या होता है? डाउन सिंड्रोम के दौरान जिस किसी व्यक्ति को अगर डाउन सिंड्रोम हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि डाउन सिंड्रोम के दौरान जो 21वां जोड़ा होता है, उस 21वें जोड़े में कितने गुणसूत्र होते हैं? 2 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन जब डाउन सिंड्रोम होता है तो 21वें जोड़े में 2 गुणसूत्र के बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। 3 गुणसूत्र का मतलब क्या हुआ? एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। और जब एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है तो इसको ट्राइजोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्राइजोमी। क्लियर? तो डाउन सिंड्रोम के दौरान क्या होता है कि जो 21वां जोड़ा होता है, उस 21वें जोड़े में 2 गुणसूत्र के बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, यानी एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। उसे ट्राइजोमी कहा जाता है। जब एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? ट्राइजोमी कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य में जो 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन जब डाउन सिंड्रोम होता है तो उसके गुणसूत्र कितने हो जाते हैं? 47 हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि 21वें जोड़े में 2 के बजाय कितने गुणसूत्र मिल जाते हैं? 3। इसका मतलब 47 गुणसूत्र हो गए। इसका मतलब उसको क्या हो गया? डाउन सिंड्रोम। समझ में आ गया? तो डाउन सिंड्रोम कब होता है कि जब 21वें जोड़े में 2 गुणसूत्र के बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, यानी ट्राइजोमी हो जाता है। तब मनुष्य में 46 गुणसूत्र के बजाय कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। यानी एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तब आपको क्या होता है? डाउन सिंड्रोम होता है। क्लियर? अब आगे देखो, डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम, डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या होता है? इसको मंगलॉइड सिंड्रोम भी कहते हैं। समझ में आया? इसको क्या कहा जाता है? मंगलॉइड सिंड्रोम भी कहा जाता है। मंगलॉइड क्या होता है पता है? मंगलॉइड कौन होते हैं? मंगलॉइड व्यक्ति होते हैं जो हाइट में बहुत ही छोटे होते हैं, जिनका कद बहुत ही छोटा होता है। उसके फेस का फीचर जो होता है, उसका जो फेस होता है वो धसा हुआ होता है, यानी चिमटा हुआ होता है। और इसकी जो पलकें होती है मंगलॉइड व्यक्तियों की, वो पलकें ऊपर कल होती है, यानी ऊपर उठी हुई होती है। देखा होगा आपने मंगलॉइड व्यक्तियों को, पढ़ा होगा कभी मंगलॉइड के बारे में। तो जो मंगलॉइड व्यक्ति के जो लक्षण होते हैं, वही लक्षण इस डाउन सिंड्रोम व्यक्ति में भी होते हैं। यानी जिस व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम हुआ है, उसके लक्षण सेम टू सेम किसकी तरह होते हैं? मंगलॉइड व्यक्ति की तरह होते हैं। इस कारण डाउन सिंड्रोम को मंगलॉइड सिंड्रोम भी कहा जाता है।
समझ में आया? इसका मतलब डाउन सिंड्रोम के लक्षण कौन कौन से हो गए कि उस व्यक्ति की जो हाइट होगी वो बहुत ही क्या होगी, छोटी होगी। उसके चेहरे का फीचर क्या होगा, धसा हुआ होगा। और क्या होगा, उसकी जो पलकें होगी वो ऊपर उठी हुई होगी। उसका जो शारीरिक विकास होगा वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो डाउन सिंड्रोम को मंगलोइड सिंड्रोम क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मंगलोइड सिंड्रोम व्यक्ति के, जो मंगलोइड व्यक्ति के लक्षण होते हैं सेम टू सेम एज ए डाउन सिंड्रोम के भी क्या होते हैं, वो ही लक्षण होते हैं। तो कौन कौन से लक्षण होते हैं कि हाइट छोटी होगी, पलकें उठी हुई होगी, चेहरा धसा हुआ होगा। समझ में आया? तो ये होता है आपका डाउन सिंड्रोम। क्लियर? इसके लक्षण की बहुत सारे लक्षण हैं, मेनली यही लक्षण होते हैं, लेकिन इसके और अगर लक्षण आपको जानने हैं तो मैं आपको ग्रुप में इसकी लिस्ट क्या कर दूंगा, फॉरवर्ड कर दूंगा, आप उसको पढ़ लेना। क्लियर? तो ये होता है आपका डाउन सिंड्रोम। क्लियर? इसका दूसरा नाम होता है मंगलोइड सिंड्रोम। 21वें जोड़े में 2 के बजाय कितने गुणसूत्र आ जाते हैं, 3 गुणसूत्र आ जाते हैं। और जब 3 गुणसूत्र आ जाते हैं तो उसको ट्राइजोमी कहा जाता है। क्लियर? ट्राइजोमी के बारे में आपको बताऊंगा कि इन सब सिंड्रोम में ट्राइजोमी किस किस में होता है और एक में मोनोजोमी होता है, वो किस में होता है, इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगर एक गुणसूत्र की वृद्धि हो रही तो वो ट्राइजोमी होता है, और एक गुणसूत्र की कमी होगी तो उसको मोनोजोमी कहा जाता है। किस में होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट पॉइंट डाउन सिंड्रोम। क्लियर? समझ में आ गया? कौन से जोड़े में? 21वें जोड़े में। अब हम अगला सिंड्रोम पढ़ेंगे, पटाउ सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम को हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है? तो ध्यान से समझना, हिंदी में ही लिख देता हूं। ठीक है? पटाउ सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम। ओके? तो ध्यान से समझना भाई, ये दोनों सिंड्रोम क्या है। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ये सिंड्रोम किसके अंदर उपस्थित हो सकते हैं, यानी ये लक्षण किसके, ये रोग किस में हो सकते हैं। तो ये जो पटाउ और एडवर्ड सिंड्रोम है, ये 35 वर्ष की गर्भवती महिला में हो सकते हैं। समझ में आया? यानी एक महिला जिसकी उम्र 35 वर्ष या इससे अधिक हो, या वो गर्भवती हो, मेनली वो क्या हो, गर्भवती, और उम्र उसकी क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष। अगर इस वर्ष की आयु में अगर कोई महिला गर्भवती है तो इस लक्षण के होने की संभावना उसके अंदर रहती है। समझ में आया? तो पटाउ सिंड्रोम क्या है तो ध्यान से समझना। मैंने क्या बताया था, ये सब गुणसूत्रों का खेल है भाई। गुणसूत्र में विकार के कारण ही ये सिंड्रोम दिखाई देते हैं, ये आनुवंशिक रोग दिखाई देते हैं। तो पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है, तो सबसे पहले पटाउ देखो। पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है कि जो 15वां गुण जोड़ा है गुणसूत्र का, 15वां जोड़ा, ओके, 15वां जोड़ा। इस 15वें जोड़े में भी कितने गुणसूत्र हैं, मैंने बताया था सब एक पेड़ में कितने गुणसूत्र होते हैं, 2 गुणसूत्र होते हैं। तो पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है कि जो 15वां जोड़ा है गुणसूत्रों का, इसमें भी क्या होता है, 2 गुणसूत्र के बजाय कितने गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, 3। यानी इसमें भी क्या हो जाता है, एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। समझ में आया? और जब एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, उसको क्या कहा जाता है, ट्राइजोमी। तो ये भी किसके अंतर्गत आता है, ट्राइजोमी, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, एक गुणसूत्र की वृद्धि। यानी जो 46 गुणसूत्र थे उसका कितने हो जाएगा, 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। जब ऐसी स्थिति होती है तो कौन सा सिंड्रोम होता है, कौन सा लक्षण प्रदर्शित होता है उस मानव में, उस मनुष्य में, उस व्यक्ति में, कौन से, पटाउ सिंड्रोम। क्या होता है पटाउ सिंड्रोम, किस तरह होता है कि 15वें जोड़े में 2 गुणसूत्र के बजाय 3 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं।
यानी एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, उसे ट्राइसोमी कहा जाता है। यानी 46 गुणसूत्र के बजाय कितने गुणसूत्र हो जाते हैं, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। क्लियर। पटाउ सिंड्रोम जिसको होता है, मेनली महिलाओं में पटाउ सिंड्रोम जो होता है, उसके लक्षण क्या है कि अगर किसी को अगर पटाउ सिंड्रोम है तो मेनली फर्स्ट है कि उसकी जो लीवर और जो किडनी होती है वो इफेक्टेड होती है। क्या इफेक्ट होती है, लीवर और किडनी। यानी अगर किसी को पटाउ सिंड्रोम है तो उसका यकृत और जो इसकी किडनी है, यानी लीवर जो किडनी है, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाती। और एक इसका महत्वपूर्ण लक्षण क्या है कि आपको पता है अंगूठे के समेत हमारे पास ये क्या है, 5 अंगुलियां हैं, ठीक है। लेकिन अगर शिशु में पटाउ सिंड्रोम है तो जब उसका जन्म होगा तो 5 के बजाय उसमें कितनी अंगुलियां होती है, 6 अंगुलियां होती है। तो वो भी किसका प्रकार है, इस पटाउ सिंड्रोम का। समझ में आया। तो पटाउ सिंड्रोम में लक्षण क्या है कि उसकी जो लीवर है, इसकी जो किडनी है, वो इफेक्ट होती है, यानी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाती। कौन से सिंड्रोम में, पटाउ सिंड्रोम में। और अगर पटाउ सिंड्रोम है किसी शिशु को तो उसकी अंगुलियां 5 के बजाय कितनी हो जाती है, कभी कभी 6 हो जाती है। तो 5 के बजाय 6 अंगुलियां होना कौन सा सिंड्रोम होता है, वो पटाउ सिंड्रोम। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब आ जाओ आपके एडवर्ड सिंड्रोम पर। पटाउ सिंड्रोम में 15वां जोड़ा। अब आ जाओ एडवर्ड सिंड्रोम। अब देखो इस एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, ध्यान से समझना। इसमें होता है 18वां जोड़ा, 18वां जोड़ा गुणसूत्र का। इसमें भी क्या होता है कि 18वें जोड़े गुणसूत्र में, 18वें जोड़े में 2 गुणसूत्र के बजाय इसमें भी 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। यानी इसमें भी क्या हो जाता है, 1 गुणसूत्र की वृद्धि, 1 गुणसूत्र की वृद्धि। समझ में आ रहा है। देखो तीनों में 1 गुणसूत्र की वृद्धि हो रही है, लेकिन जोड़े क्या है, अलग अलग। विकार किसमें हो रहा है, अलग अलग जोड़े में उत्पन्न हो रहा है। तो एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है कि जो 18वां जोड़ा होता है, उस 18वें जोड़े में भी 2 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन जब यह सिंड्रोम होता है तो उस 2 के बजाय कितने गुणसूत्र हो जाते हैं, 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। यानी 1 गुणसूत्र की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और जब 1 गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है तो उसको भी क्या कहा जाता है, ट्राइसोमी। यानी इसमें भी क्या हो गया, 46 गुणसूत्र के बजाय कितने गुणसूत्र, 47 गुणसूत्र। समझ में आ गया। एडवर्ड सिंड्रोम 18वां जोड़ा, 2 के बजाय 3 गुणसूत्र, 1 गुणसूत्र की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। क्या कहा गया उसको, ट्राइसोमी। यानी 46 गुणसूत्र के बजाय कितने गुणसूत्र हो गए, 47 गुणसूत्र हो गए। क्लियर। तो यह था आपका एडवर्ड सिंड्रोम। अब इसके लक्षण देखो, बिल्कुल सिंपल लक्षण है। पहली बात तो यह कि जिस शिशु को, शिशु ही कहूंगा क्योंकि आनुवंशिक रोग है, जन्म से ही प्राप्त हो जाता है, तो जिस शिशु को एडवर्ड रोग होगा उसके जीने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। यानी पहले तो वो जीवित ही नहीं रहेगा, और बाई चांस अगर वो जीवित रह गया तो उसकी लीवर और किडनी काम नहीं करेगी। समझ में आया। उसकी लीवर किडनी काम नहीं करेगी और उसका जो शारीरिक विकास है वो नहीं होगा। यानी बस जीने के लिए ही केवल वो क्या करेगा, जिएगा, बाकी उसका शरीर काम नहीं करेगा। बहुत ही खतरनाक रोग होता है ये एडवर्ड सिंड्रोम। पहले तो इसमें जीने की आस ही नहीं है। अगर भगवान की दया से वो जी भी गया तो उसकी लीवर किडनी काम नहीं करेगी। लीवर किडनी पटाऊ में भी काम नहीं करती है और एडवर्ड में भी काम नहीं करेगी, और इसका शारीरिक विकास क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। समझ में आया। तो ये था आपका एडवर्ड सिंड्रोम। अब हम पढ़ेंगे क्राइडू-चैट सिंड्रोम। क्राइडू-चैट सिंड्रोम। क्लियर। तो ध्यान से समझना क्राइडू-चैट सिंड्रोम।
देखो क्राइडू-चैट सिंड्रोम, क्राइडू-चैट सिंड्रोम। देखो इस सिंड्रोम में क्या होता है, जो पांचवा जोड़ा होता है, अब इसमें क्या होगा, इसमें ट्राइजोमी नहीं होगा, यानी कोई एक गुणसूत्र की वृद्धि नहीं होगी। कहोगे सर सब में एक गुणसूत्र की वृद्धि बता रहे हो, नया क्या है, सिर्फ जोड़े भी तो याद करने हैं, सिर्फ जोड़े याद करने हैं, बाकी तो सेम टू सेम है। नहीं रे, देखो क्या है, ये जो पांचवा जोड़ा होता है, अब मान लो पांचवा जोड़ा है ये, तो पांचवें जोड़े में कितने गुणसूत्र हो गए, 2 गुणसूत्र होते हैं प्रत्येक गुणसूत्र में, सॉरी प्रत्येक जोड़े में कितने गुणसूत्र होते हैं, 2 गुणसूत्र। तो ये पांचवा जोड़ा होता है। इसमें क्या होता है क्राइडू-चैट में, कि जो पांचवा जोड़ा होता है उसके अंदर जो ये 2 गुणसूत्र होते हैं, इन 2 गुणसूत्रों की जो भुजा होती है वो कट जाती है। समझ में आया, इनकी जो भुजाएं होती है वो क्या हो जाती है, कट जाती है। यानी दोनों क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, दोनों क्रोमोसोम की भुजा कट जाती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन से आनुवंशिक रोग में क्रोमोसोम की भुजाएं कट जाती है, तो वो कौन है, क्राइडू-चैट। और पूछे कौन से जोड़े में, तो वो होता है पांचवा जोड़ा। कौन सा जोड़ा, पांचवा जोड़ा। समझ में आया। तो क्राइडू-चैट सिंड्रोम में क्या होता है कि उस व्यक्ति के पांचवें जोड़े में जो 2 गुणसूत्र होते हैं, उन दोनों क्रोमोसोम की, उन दोनों भुजाओं की, उन दोनों गुणसूत्र के भुजाओं की भुजाएं कट जाती हैं। क्लियर, समझ में आया। यानी दोनों क्रोमोसोम की जो भुजाएं होती है वो भुजाएं क्या हो जाती है, कट जाती है। क्लियर। अब इसके लक्षण क्या है, क्राइडू-चैट में व्यक्ति में कौन से लक्षण आते हैं, तो देखो लक्षण क्या आते हैं कि एक तो वो आसानी से बोल नहीं पाता है। समझ में आया, क्या नहीं कर पाता है, वो बोल नहीं पाता है। और बाई चांस बोल भी गया, अगर बाई चांस बोल भी गया तो उसकी जो आवाज है, देखो नाम से क्राई, और क्राई कौन है, बिल्ली, कैट, वो चिल्लाती है भाई। समझ में आया, क्राइडू-चैट। समझ में आया। तो एक तो वो आसानी से बोल नहीं पाता है, और बाई चांस बोल भी ले तो उसकी जो आवाज है वो बिल्ली के समान आती है। यानी बिल्ली जिस तरह बोलती है उसी तरह व्यक्ति में भी वो आवाज आती है। इस कारण इसको कहा जाता है क्राइडू-चैट। बहुत एक सिंपल सा लक्षण है कि ये आसानी से बोल नहीं पाता है, अगर बोल भी ले तो उसकी जो आवाज होती है वो बिल्ली के समान होती है। किसके समान, बिल्ली के समान आवाज। बिल्ली के समान आवाज। तो ये था आपका क्राइडू-चैट। ओके, क्लियर। अब हम अगला पढ़ेंगे क्लिनफेटर सिंड्रोम। यहां तक समझ में आ गया सबको। अगर आपको डाउट है तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है। लाइव क्लास होती तो मैं आपका डाउट अभी कभी क्लियर कर सकता था, लेकिन अगर आपको वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे ग्रुप में या पर्सनल मैसेज पर भी क्या कर सकते हैं, डाउट को पूछ सकते हैं, जिससे मैं आपका डाउट क्या कर सकता हूँ, क्लियर। ओके, तो क्लिनफेटर सिंड्रोम देखो, देखो क्लिनफेटर सिंड्रोम जो होता है वो मेनली किस में होता है, पुरुषों में। ये चिन्ह होता है पुरुष का, ठीक है। किस में होता है, पुरुषों में होता है ये सिंड्रोम, पुरुषों में होता है, ठीक है। ये पुरुष का चिन्ह है। क्लिनफेटर सिंड्रोम मेनली किस में होता है, पुरुषों में होता है। जब क्लिनफेटर सिंड्रोम होता है तो क्या होता है, आपको देखो पता है, पुरुष यानी नर, नर में गुणसूत्र कितने होते हैं, 44 प्लस XY, यही होते हैं। बताया था मैंने, पुरुषों में क्रोमोसोम की संख्या 44 होते हैं, अलिंग गुणसूत्र
और XY होते हैं लिंग गुणसूत्र जो सेक्स में भाग लेते हैं, जो जनन में भाग लेते हैं। तो देखो नर में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है 44 प्लस XY। लेकिन जब क्लिन-फेटर सिंड्रोम होता है, जब ये सिंड्रोम होता है तो क्या होता है कि जो ये 44 प्लस XY है इसमें एक X की क्या हो जाती है बढ़ोतरी हो जाती है, यानी XY के स्थान पर डबल XY आ जाता है। समझ में आया? क्या बताया मैंने क्लिन-फेटर्स में कि ये मेनली पुरुषों में होता है, और आपको पता है जो पुरुष होते हैं इनमें गुणसूत्र की संख्या क्या होती है 44 प्लस XY। लेकिन जब ये क्लिन-फेटर सिंड्रोम होता है तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि अलिंग गुणसूत्र में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लिंग गुणसूत्र में क्या हो जाता है XY में क्या हो जाता है एक X की क्या हो जाती है बढ़ोतरी हो जाती है। अलिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो रिप्रोडक्शन में जो गुणसूत्र भाग लगता है XY उसमें क्या हो जाता है एक X की क्या हो जाती है बढ़ोतरी हो जाती है। क्या हो जाती है बढ़ोतरी हो जाती है। समझ में आया? ठीक है। अब देखो इसमें लक्षण क्या है, उस पुरुष में जब ये चीज हो जाती है यानी 44 प्लस डबल XY हो जाता है, यानी जब क्लिन-फेटर सिंड्रोम हो जाता है तो इसके लक्षण क्या है। तो इसके लक्षण देखो, फर्स्ट लक्षण है कि उस व्यक्ति का जो कद है वो सामान्य से बहुत अधिक लंबा हो जाता है। उस व्यक्ति का जो कद है, जो हाइट है, वो सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है, यानी जो उसकी हाइट है वो नॉर्मल व्यक्ति से बहुत ही अधिक हो जाती है। समझ में आया? दूसरा, उस व्यक्ति में नपुंसकता आ जाती है। क्या आ जाती है उस व्यक्ति में? नपुंसकता आ जाती है। समझ में आया? उस व्यक्ति में नपुंसकता आ जाती है। नपुंसकता का मतलब क्या हो गया, इसमें जो शुक्राणु हैं, शुक्राणु अच्छे तरीके से विकसित नहीं होता है, विकसित नहीं होता है। नपुंसकता आ जाती है और उसमें शुक्राणु जो होते हैं, शुक्राणु का मतलब समझते हो स्पर्म, नर का द्रव्य होता है, सेक्स द्रव्य शुक्राणु, ठीक है। युग्मनज होता है, युग्मक होता है शुक्राणु, किसका? नर का, स्पर्म। तो ये जो टैक्सिस होता है, ये जो शुक्राणु होते हैं, ये अच्छे तरीके से विकसित नहीं होते हैं। कब? क्लिन-फेटर सिंड्रोम में व्यक्ति में नपुंसकता आ जाती है और उस व्यक्ति का जो कद है वो सामान्य से बहुत अधिक लंबा हो जाता है। फिर देखो और क्या होता है इसके अंदर, व्यक्ति में स्तनों का विकास हो जाता है, व्यक्ति में स्तनों का विकास हो जाता है। समझ में आया? यानी उस व्यक्ति में क्या बन जाते हैं? स्तनों का विकास हो जाता है। और आपको पता है कि अगर किसी व्यक्ति में स्तनों का विकास होता है, ध्यान से समझना, व्यक्ति में स्तनों का विकास, व्यक्ति में, व्यक्ति का मतलब पुरुष में, हाँ ये भी पुरुष ही है, बाकी व्यक्ति महिला, व्यक्तियों में यानी पुरुष में, नर में या पुरुष में स्तनों का विकास क्या कहलाता है? गाइनेकोमैस्टिक या गाइनेकोमैस्टिया, क्या कहते हैं उसको? गाइनेकोमैस्टिक, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, गाइनेकोमैस्टिक। पुरुष में स्तनों के विकास को क्या कहा जाता है? गाइनेकोमैस्टिक या गाइनेकोमैस्टिया।
ओके, तो ये था आपका क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। एक बार वापस देख लो, ये मेनली पुरुषों में होता है। इसमें क्या होता है, नर में जो 44 प्लस एक्स वाई होता है उसमें 44 प्लस एक एक्स की क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। उसके अंदर दौरान कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं कि उस व्यक्ति का जो कद है वो सामान्य से बहुत ही अधिक हो जाता है, उस व्यक्ति में नपुंसकता आ जाती है, शुक्राणु अच्छे तरीके से विकसित नहीं होते हैं, पुरुष में स्तनों का विकास हो जाता है, और जब पुरुष में स्तनों का विकास हो जाता है उसको कहा जाता है गाइनेकोमैस्टिक। क्या कहा जाता है, गाइनेकोमैस्टिक। तो ये था आपका क्लिनफेल्टर्स सिंड्रोम। अब आपका लास्ट सिंड्रोम बचा है टर्नर सिंड्रोम। तो ध्यान से समझना टर्नर सिंड्रोम क्या है। देखिए टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम ये मेनली किसमें होता है, महिलाओं में। ये महिलाओं का चिन्ह है भाई, चिन्ह कभी याद नहीं रहे तो सरदार जी को देख लो और एक महिला को देख लो। आपको पता है महिला की चोटी नीचे होती है, इस कारण इसका चिन्ह भी नीचे होता है, और सरदार जी में जूड़ा जो होता है वो क्या होता है, ऊपर होता है, इस कारण पुरुष का चिन्ह कैसा होता है, ऊपर। तो कंफ्यूज मत होना भाई कभी। अब आगे देखो टर्नर सिंड्रोम, ये किस में होता है, महिलाओं में यानी मादा में। किसमें होता है, महिलाओं में यानी मादा में। अब देखो इस टर्नर सिंड्रोम के दौरान क्या होता है, आपको पता है नर मादा में कौन से गुणसूत्र होते हैं, इसमें होते हैं 44 प्लस XX। कौन से होते हैं, 44 प्लस XX। लेकिन जब टर्नर सिंड्रोम होता है तब क्या हो जाता है कि इस महिला में अलिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 44 के 44 रहेंगे, लेकिन जो ये डबल एक्स गुणसूत्र होता है यानी एक्सएस जो क्रोमोसोम होता है, इसमें एक एक्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। समझ में आया, यानी एक एक्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। समझ में आया, पुरुषों में क्लिनफेल्टर्स में एक एक्स की बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन इसमें क्या होता है, एक एक्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। मादा में गुणसूत्र की संख्या होती है 44 प्लस डबल एक्स, लेकिन जैसे ही इसके अंदर क्या हुआ, टर्नर सिंड्रोम होता है, तो 44 प्लस एक एक्स तो रहता है, लेकिन एक एक्स क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। यानी मादा में एक एक्स की, एक लिंग गुणसूत्र में एक क्रोमोसोम एक्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। समझ में आ गया, लक्षण बिल्कुल सिंपल है। उसमें कद लंबा हो जाता है, इसमें महिला का कद क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, कद छोटा हो जाता है। अंडाणु व अंडाशय का विकास अच्छे तरीके से नहीं होता है, अच्छे तरीके से नहीं होता है, ठीक है। महिलाओं में स्तनों का विकास रुक जाता है, स्तनों का विकास रुक जाता है। यदि किसी महिला को टर्नर सिंड्रोम है तो वो बांझपन की शिकार हो जाती है, बांझपन की शिकार हो जाती है। समझ में आया, तो बहुत सारे इसके लक्षण है टर्नर सिंड्रोम के। अगर एक एक्स क्रोमोसोम की इसमें कमी हो जाती है तो उसका कद छोटा हो जाता है, अंडाणु अंडाशय का विकास अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, महिलाओं में स्तनों का विकास रुक जाता है और वो बांझपन की शिकार भी हो जाती है। तो ये था आपका टर्नर सिंड्रोम। क्लियर।
ठीक है। अब देखो ये तो पूरे 6 टाइप थे किसके, आनुवंशिक रोग के। अब एक और टर्म है वो भी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से समझना, वो भी आनुवंशिक रोग की ही टर्म है, तो देखो ध्यान से समझो। आपने नाम सुना होगा हीमोफीलिया, हीमोफीलिया नाम सुना है, हीमोफीलिया, ठीक है। ये हीमोफीलिया मेनली किस में होता है, ये भी ये पुरुषों में होता है भाई। ज्यादातर हीमोफीलिया रोग किसके अंदर होता है, पुरुषों के अंदर, शिशु के अंदर, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, आपको पता है कि नर और मादा में दोनों में एक्स गुणसूत्र तो होता ही है, यानी उसका जो लिंग गुणसूत्र होता है, उसका जो एक्स सेक्स क्रोमोसोम होता है उसमें एक्स गुणसूत्र होता है, चाहे नर हो चाहे मादा, दोनों में एक एक्स तो है ही है। नर में एक्स वाई है तो एक्स है उसमें, मादा में एक्स एक्स है तो एक्स है उसमें। तो इसमें क्या होता है कि हीमोफीलिया में क्या होता है कि जो नर कोई भी एक्स गुणसूत्र हो, इसके ऊपर इस हीमोफीलिया के जीन उपस्थित होते हैं। कौन से क्रोमोसोम के ऊपर, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं, हीमोफीलिया के जीन उपस्थित होते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछ ले हीमोफीलिया के जीन कौन से क्रोमोसोम के ऊपर उपस्थित होते हैं, तो पहले तो वो लिंग गुणसूत्र में होते हैं। और कौन से लिंग गुणसूत्र के ऊपर, एक्स गुणसूत्र के एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। तो इस एक्स गुणसूत्र के एक्स क्रोमोसोम पर क्या उपस्थित होते हैं, इसके जीन उपस्थित होते हैं, और इसके कारण ही पुरुषों में क्या होता है, हीमोफीलिया होता है। क्लियर। हीमोफीलिया जब हो जाता है तो इसके लक्षण क्या है, लक्षण क्या है कि ये क्या करता है पता है, कि मान लो अगर आपको कोई चोट लग गई तो उसमें से क्या करेगा, रक्त बहेगा, तो ये रक्त का थक्का नहीं बनाता है, यानी रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, वो रक्त फिर ब्लडिंग होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी। समझ में आया। तो इसका लक्षण है कि जब अगर किसी व्यक्ति को या पुरुष को हीमोफीलिया हो जाता है, और हीमोफीलिया के जीन किस पर उपस्थित होते हैं, एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, तो इसके लक्षण क्या है कि अगर उस व्यक्ति को चोट लग गई तो जो रक्त बहेगा वो उसका थक्का नहीं बनाएगा, उसको थक्का बनाने से उसको क्या करेगा, रोकेगा। और रक्त का अगर थक्का नहीं बन गया तो आप समझ सकते हो, ब्लड पढ़ाया मैंने आपको, अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये था आपका हीमोफीलिया। ओके, तो ये पूरा आपका आनुवंशिक रोग था, जेनेटिक डिजीज था, जिसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है। कल हम पढ़ेंगे असंक्रामक रोग और संक्रामक रोग, यानी उपार्जित रोग। क्लियर। 3 कैटेगरी में पढ़ने हैं हमें। तो आपको फर्स्ट कैटेगरी समझ में आ गई, आनुवंशिक रोग यानी जेनेटिक डिजीज। ओके, तो कल मिलते हैं। थैंक्स।